है एवरीवन, आप सुन रहे कहानी बिलीनियर्स हार्ड हस्बैंड मेरी यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो या फिर मेरी इस कहानी को पहली बार सुन रहे हो तो फिर आप इसके बाकी के भाग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं कहानी के अगले भाग की तरफ। भाग 24। इस तरह से अंकुश को वहाँ से भागते देख आयत थोड़ी सहमी हुई सी नजर आने लगी थी, जिसे देख आरुष की आंखों में एक चमक थी। तो वही उसके बगल में खड़ा अविनाश आरुष के बाजुओं को पकड़ते हुए कहा, आरुष चल चलते यहाँ से। अगर प्रिंसिपल मैम ने हमें ऐसे देख लिया तो बेवजह तमाशा हो जाएगा, और फिर अगर ये बात घर तक पहुँच गई तो जानता है ना कि क्या होगा। लेकिन उसकी बातों को आरुष ने पूरी तरह से अनसुना भी कर दिया था। इतनी आसानी से आज मैं इस चुहिया को छोड़ने वाला नहीं हूँ। उस दिन इसकी वजह से मुझे मॉम से डांट सुनना पड़ा था, उसका हिसाब तो आज मैं करके रहूँगा। लेकिन उस दिन गलती भी तो तुम्हारी थी ना, तुमने मेरी चोटी खींची थी। और मुझे जस्ट शट अप। तुम्हारी अभी इतनी भी हाइट नहीं हुई है जो तुम मेरी हर बात का जवाब दो। लेकिन मैंने कहा ना, अपनी जुबान बंद रखो। एक बार में कोई बात तुम्हें समझ में नहीं आती है। और उसकी बातों का आयत भी बखूबी जवाब देना चाहती थी और देने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन हर बार आरुष उसकी बातों को बीच में काटते हुए उसे चुप करा दे रहा था, जिसे देख आयत अपनी नज़रों को नीचे झुकाते हुए इस बार खामोश हो चुकी थी। तभी दूसरी तरफ से आयशा काफ़ी जल्दबाजी में लगभग हाँफती हुई उनकी तरफ ही आते हुए बोली, आरुष भाई चलो यहाँ से, प्रिंसिपल मैम आ रही हैं। जहाँ आयशा का इतना कहना था कि आरुष के साथ खड़े उसके दोस्त तुरंत वहाँ से भाग खड़े हुए थे, तो वही अविनाश भी आरुष के बाजुओं को पकड़ते हुए कहा, आरुष चल ले यहाँ से, क्यों बेवजह का बड़ी माँ से डांट खाने पर तुला हुआ है। इसे हम लोग बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए चल यहाँ से। लेकिन आरुष अविनाश की पकड़ से खुद के बाजुओं को आज़ाद कराते हुए आयत के काफ़ी करीब बढ़ गया था, जिसे देख आयत ने भी अपने कदम पीछे खींचना चाहा था, लेकिन उससे पहले ही आरुष उसकी मुट्ठियों में बंद उस चॉकलेट को छीनते हुए हल्का मुस्कुरा दिया था। फिलहाल तुम्हारी यही सजा है, और उसको पीछे की तरफ धक्का दे दिया था, जो अचानक से और इतनी जल्दबाजी में हुआ था कि आयत खुद को संभाल नहीं पाई थी और पीछे की तरफ नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी थी, जिसे देख अविनाश काफ़ी घबरा गया था। लेकिन वही आरुष एक ठहाके के साथ वहाँ से दूसरी तरफ बढ़ गया था। तो इधर आयत की कोहनियाँ हल्की छिल सी गई थी, जिन्हें दूसरी हथेलियों से झाड़ते हुए वह उन्हें फूंक ही रही थी कि तभी पास में खड़ी आयशा उसके सामने अपनी हथेलियों को बढ़ाते हुए जैसे वह उसे अपनी जगह पर खड़े होने में मदद करना चाहती है, उसने कहा, भाई की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ, प्लीज़ उनकी बात का बुरा मत मानना। वो ऐसे ही थोड़े जिद्दी, थोड़े गुस्से वाले एंड बहुत ज़्यादा एगोइस्ट पर्सन हैं, लेकिन दिल से वो उतने बुरे भी नहीं हैं। एंड हाँ, मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था कि प्रिंसिपल मैम आ रही हैं। ये थोड़ा नहीं बल्कि ये पूरी तरह से झूठ है। इतना कहते हुए आयशा हल्का सा मुस्कुरा दी थी। तो वही उसकी बातों को सुन आयत ने अपनी नज़रों को ऊपर उठा दिया था, जो इस वक्त आंसुओं से भरी हुई थी। लेकिन उन आंसुओं के साथ उसकी आंखों में एक गुस्सा भी साफ झलक रहा था। आई एम सॉरी टू। इतना कहते हुए वह छोटी आयत खुद ही अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी, लेकिन उसका इस तरह से सॉरी बोलना शायद आयशा को समझ नहीं आया था, जिसे समझते हुए आयत ने खुद ही आगे कहा, इसका हिसाब मैं जल्दी तुम्हारे उस भाई से करने वाली हूँ, और तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए पहले से ही आई एम सॉरी। और अपनी आंखों से छलक रहे आंसुओं को साफ करते हुए आयत वहाँ से आगे बढ़ गई थी। लेकिन पीछे रह गई आयशा काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। ओह, अजीब सन की लड़की है,
माना कि भाई थोड़े गुस्से वाले हैं, लेकिन इसके भी सनक कम नहीं है। आह, गॉड प्लीज़ सेव दिस गर्ल। क्योंकि अभी इसे अंदाजा भी नहीं कि भाई जब गुस्से में होते हैं तो क्या करते हैं। इतना कहते हुए आयशा भी अपने सिर को झटकते हुए आयत के पीछे ही चल दी थी और उसी क्लासरूम के अंदर चली गई थी जिसके अंदर कुछ सेकंड्स पहले ही आयत गई थी। और साथ ही वह अभी अपने डेस्क पर बैठी गुस्से में काफ़ी लाल भी नज़र आ रही थी। शायद इसकी वजह आरुष था, जिससे अपना हिसाब चुकता करने के लिए वो थोड़ी बेचैन भी थी। वही उसकी ऐसी हालत देख आयशा भी बिना कुछ कहे बस उसके पीछे वाले डेस्क पर जाकर बैठ गई थी। लेकिन वो पूरी तरह से नॉर्मल थी, क्योंकि अब तो उसके लिए जैसे ये रूटीन बन चुका था। अक्सर आरुष आयत को स्कूल कैंपस के भीतर तंग करता, तो वही आयत मौका देखकर उसकी शिकायत उसकी माँ यानी कि कविता मलिक से करती, जिसके खामियाजा में आरुष को भी हर बार कविता मलिक से नाराज़गी ही मिलती और दिन ऐसे ही बीतने लगे थे। लेकिन बीतते साल के बाद उस रात की घटना ने आरुष को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। यहाँ तक कि उस रात की अगली सुबह और भी ज़्यादा खतरनाक थी, जिसके बारे में याद करते ही खुद आरुष भी इस वक्त अपनी सोच अपने अतीत से बाहर आ चुका था। तभी उसे ध्यान आया कि बेड पर पड़ा उसका फ़ोन काफ़ी देर से रिंग कर रहा था, जिसे सुनते ही एक नज़र उसने खुद को सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे में देखा और अगले ही पल बेड पर रखे अपने फ़ोन को उठाते हुए कहा, बोलो क्या खबर है। आई एम सॉरी सर, हमने मैडम को रोकने की पूरी कोशिश की थी। प्लान के मुताबिक उनकी कार बीच रास्ते में ही बंद भी हो गई थी, लेकिन सर, लेकिन व्हाट डैम इट। फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद शख्स की बातों को सुन आरुष इस वक्त काफ़ी सख्त नज़र आने लगा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने उस शख्स से कहा था कि वह आज किसी भी हाल में आयत और अविनाश की मीटिंग ना होने दे। लेकिन उस शख्स की हकलाती आवाज़ उसकी आधी अधूरी बातों से जैसे अंदाज़ा लग चुका था कि वह अपने काम में पूरी तरह से असफल हो चुका था। तभी उसने आरुष की बातों का जवाब देते हुए आगे कहा, सर दरअसल प्लान के मुताबिक मैडम की गाड़ी सही जगह पर ही बंद हुई थी और वहाँ पर किसी मैकेनिक का मिलना भी लगभग नामुमकिन था। लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से अविनाश सर खुद ही आकर मैडम को बीच रास्ते से ले गए, जहाँ उस शख्स का इतना कहना था कि आरुष की पकड़ खुद के फ़ोन पर कसते हुए अगले ही पल ज़मीन से जा टकराई थी। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से में लाल थी, तो वही उसकी वजह से उसका चेहरा भी लगभग कांप रहा था। तभी उसकी नज़र उस टूटे हुए फ़ोन के पास ही खड़ी कविता मलिक से जा टकराई थी, जो शायद काफ़ी पहले से ही खड़ी आरुष और फ़ोन पर मौजूद उस शख्स की बातों को सुन लिया था। इस वक्त काफ़ी हैरानी में आरुष को ही देख रही थी, तो वही अचानक से उन्हें खुद के सामने देख आरुष ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लिया था। लेकिन उसे देख कविता मलिक थोड़ी विचलित, थोड़ी चिंतित नजर आने लगी थी। आरुष, ये सब क्या है? अभी अभी आयत से मिलने क्यों गया है? इतना कहते हुए कविता मलिक ने आरुष के बाजुओं को पकड़ उसे खुद की तरफ घुमा दिया था। इस वक्त उनकी आंखों में एक भय के साथ साथ आंसू भी साफ नजर आ रहा था। तुम ऐसे चुप क्यों हो? जवाब दो। अभी आयत से मिलने क्यों गया है? कहीं कहीं वो अभी की परवरिश तो मैंने की है ना, फिर वो ऐसा कैसे हो सकता है? उसके अंदर भले ही अद्विक का खून है, लेकिन वो मेरा बेटा है। मॉम, सपोले को दूध पिला देने से वो फुफखाना नहीं छोड़ सकता, और वैसे भी जब वो अपने सगे बाप को मार सकता है, यहाँ तक कि मुझे मारने की साजिश कर सकता है, तो फिर आयत माहेश्वरी को मारना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? व्हाट? अभी ने तुम्हें मारने की कोशिश की? यस मॉम, उस रात जब मेरे और डैड के बीच बहस हुई थी और मैं घर छोड़कर गया था, उससे पहले ही अविनाश ने मुझे मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी।
जहाँ कविता मलिक को काफ़ी ज़्यादा हैरान, उन्हें शौक में देख आरुष ने आगे कहा था, जिसे सुन कविता मलिक के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक चुकी थी। ये नहीं हो सकता, अभी ऐसा कैसे कर सकता है? अपने ही भाई को वो कैसे मार सकता है? इतना कहते हुए हर वक्त सख्त और काफ़ी मजबूत दिखने वाली कविता मलिक आज काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी। उनकी आंखें छलक आई थी। भले ही अविनाश उनका बेटा नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सगे बेटे आरुष और अविनाश में कोई फ़र्क नहीं समझा था। शायद इस वजह से वह तुरंत आगे बढ़ते हुए आरुष की हथेलियों को पकड़ते हुए कहा, आरुष, मैं मानती हूँ कि अवि ने बचपन में काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ सहा है। शायद शायद इस वजह से उसने नासमझी में ऐसी वैसी हरकतें कर दी होंगी, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। मॉम, ये बातें मैं भी समझता हूँ, लेकिन वो आज भी आयत से नफरत करता है। आज इतने सालों के बाद एक बार फिर से आयत से मिलना, ये यूं ही इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? वो सब मैं नहीं जानती आरुष, बस तुम मुझसे एक वादा करो। मुझसे वादा करो कि मुझे, मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों को सही सलामत रखोगे। आरुष प्लीज़ एक बार हाँ कह दो, बस एक बार कह दो कि ऐसा ही होगा। मॉम जस्ट रिलैक्स, मैं पूरी कोशिश करूँगा और देखना ऐसा ही होगा। इस बार आरुष का इतना कहना था कि कविता मलिक की आंसुओं से भरी आंखों में एक चमक आ गई थी, जैसे उन्हें बस एक आरुष से ही उम्मीद बची हो कि एक वक्त के बाद वह सब ठीक कर देगा। इसे समझते हुए वह तुरंत आरुष के गले से लग गई थी। तो वही आरुष भी इस वक्त थोड़ा परेशान नजर आने लगा था, जैसे वह समझ न पा रहा हो कि आयत को बचाने के साथ साथ अविनाश की गलतियों को कैसे माफ़ किया जाए। लगभग 1 महीने पहले की बात है। मलिक एंड सन्स ग्रुप। इस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर का माहौल काफ़ी गर्म था। उतना ही ज़्यादा इस वक्त आदित्य मलिक का चेहरा भी गुस्से में काफ़ी काला नजर आ रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर एक लंबी व कॉनकेव आकार की टेबल के दोनों तरफ बैठे मलिक एंड सन्स ग्रुप के मेंबर्स, जिनके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। तो वही सामने सेंटर में बैठे आदित्य मलिक काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे थे। तभी अपने हाथ में पकड़े एक फाइल को लगभग हवा में उड़ाते हुए वह चीख उठे थे, यही है तुम्हारी मेहनत और उसका नतीजा? तुम्हें आइडिया भी है कि 200 करोड़ का नुकसान कितना होता है? हाँ डैड, वो एक्चुअली एक लफ्ज़ नहीं। इस बार आदित्य मलिक की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा कड़क थी, जिसे देख टेबल के दोनों तरफ बैठे बोर्ड के मेंबर्स अंदर तक जैसे सहम उठे थे। तो वही आदित्य मलिक के सामने खड़े अविनाश और आरुष की नज़रें नीचे झुक गई थी। यहाँ तक कि आरुष ने उनकी बातों के जवाब में कुछ कहना भी चाहा था, लेकिन अपनी कड़कती आवाज़ के साथ आदित्य मलिक ने उसे चुप करा दिया था। हर बार तुम अपने भाई के फेवर में बोलकर उसकी गलतियाँ छिपा लेते हो, लेकिन इस बार नहीं आरुष। आई एम सॉरी डैड, आरुष ने हल्की धीमी आवाज़ में कहा और अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया था। तभी आदित्य मलिक अपनी बातों को जारी रखते हुए अविनाश से आगे कहा, यहाँ बात 200 करोड़ की नहीं, यहाँ बात तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत और उससे आने वाले नतीजे की हो रही है। अगर तुम ऐसे ही हर बार नाकामयाब होते रहे तो मेरे लिए भी मलिक एंड सन्स ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट को चुनना काफ़ी आसान हो जाएगा। समझ रहे हो ना तुम? इस बार अपनी बातों को आदित्य मलिक ने हल्की धीमी व काफ़ी आहिस्ते से कहा था, लेकिन उनकी बातों को सुन सामने बैठे सारे मेंबर्स के साथ साथ पास ही खड़े आरुष और अविनाश की भी नज़रें चौंकते हुए ऊपर उठ गई थी, क्योंकि ये बात कंपनी के अंदर जंगल में लगी किसी आग की तरह फैली हुई थी कि अगले आने वाले महीनों के भीतर ही कंपनी को उनका वाइस प्रेसिडेंट मिलने वाला है। और इसमें कोई शक भी नहीं था कि उस कुर्सी पर अविनाश या फिर आरुष ही बैठने वाला है, जो आगे चलकर उनकी कंपनी का प्रेसिडेंट भी बनेगा। लेकिन असली चिंता की बात यह थी कि उन दोनों भाइयों के बीच इतना कौन काबिल होगा जो उस कुर्सी पर बैठने का हकदार होगा।
वही बार बार जहाँ अविनाश अपने हर प्रोजेक्ट में फेल होता जा रहा था, तो वही आरुष हर प्रोजेक्ट को काफ़ी आसानी से हैंडल करते हुए कंपनी को सिर्फ मुनाफा ही देता था, जिसकी वजह से ही कॉन्फ्रेंस रूम के भीतर बैठे आदित्य मलिक ने इतनी बड़ी बात कही थी, जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया था। लेकिन अविनाश की मुट्ठियां कस चुकी थी, तो वही आरुष भी आदित्य मलिक के उन बातों को सुन खुश होने की बजाय हैरान ही था। कुछ देर पहले कॉन्फ्रेंस रूम में कंपनी के सभी सीनियर्स व हेड्स के सामने अपनी इस तरह से बेइज्जती होता देख अविनाश गुस्से से तिलमिला उठा था। यहाँ तक कि अपने केबिन में खड़ा वह गुस्से में ऊपर टंगी चीज़ों को एक झटके में नीचे ज़मीन पर पटकता जा रहा था। लेकिन उसका गुस्सा, जो किसी भी हाल में शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, गुस्से में ही हाँफते हुए वह सोफे पर बैठ गया था। नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी आसानी से उस आरुष को सब कुछ हासिल नहीं करने दूंगा। ये कंपनी मेरी है, इसे मेरे बाप ने स्टार्ट किया था। यहाँ तक कि इसकी नींव रखने वाला भी मेरा ही बाप था। फिर किसी भी बाहरी को मैं इतनी आसानी से सब कुछ कैसे ले जाने दे सकता हूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जहाँ अभी वो गुस्से में उफन ही रहा था कि तभी पॉकेट में रखा उसका फ़ोन एक वाइब्रेशन के साथ बज उठा था। स्क्रीन पर एक प्राइवेट नंबर को देख उसकी भौहें हल्की सिकुड़ चुकी थी, लेकिन उस नंबर को देखते ही वह काफ़ी जल्दबाजी में उसे रिसीव करते हुए कहा, क्या हुआ? इस वक्त क्यों कॉल किया है? तुम्हें एक ज़रूरी सूचना देना था। लगता है सालों से तुम्हारे दिल में पल रही तुम्हारे बदले की आग अब जल्दी बुझने वाली है। फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद उस अनजान शख्स का इतना कहना था कि अविनाश ने उसकी बातों का काफ़ी सख्ती में जवाब दिया था। अविनाश मलिक के बदले की आग उसके दुश्मनों को आग में झुलसते हुए देखकर ही शांत होती है। अब ये तो तुम्हें तय करना है कि तुम्हें अपने दुश्मन से अपना हिसाब कैसे पूरा करना है और कैसे अपने सीने की आग को ठंडा करना है। फिलहाल तुम्हें ये बताना था कि वह सारिका माहेश्वरी मरने से पहले एक लंबी और काफ़ी बड़ी पारी खेल कर गई है, ताकि वो अपनी बेटी की तरफ उठने वाली हर बुरी नज़र को आसानी से काट सके। उस शख्स ने कहा था, जिसकी बातों को सुन अविनाश थोड़ा हैरान था। क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम्हें जो भी कहना है उसे साफ साफ क्यों नहीं कहते? तुम्हें मालूम है ना, अविनाश मलिक को ऐसे पहेलियों में बात करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। इस बार उस अनजान शख्स की बातों को सुनते हुए अविनाश ने थोड़ी सख्ती में कहा था। तभी वो अनजान शख्स भी बिना देरी किए अविनाश की बातों का जवाब देते हुए कहा, दरअसल मरने से पहले सारिका माहेश्वरी ने अपनी बेटी की सेफ्टी और उसकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए उसके लिए एक बिल बनवाया था। इतना कहते हुए उस शख्स ने सारिका माहेश्वरी की बनाई उस वसीयत की पूरी कहानी अविनाश को सुना दी थी, जिसे सुनते हुए अविनाश एक क्षण के लिए थोड़ी सोच में पड़ चुका था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। अगर उस सारिका माहेश्वरी की यही इच्छा है तो फिर यही सही। अगर वो चाहती है कि उसकी बेटी की बर्बादी खुद उसके ही पति के हाथों से हो तो फिर यही सही, अविनाश ने कहा था। जिसकी बातों को सुन उस शख्स ने कहा, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक बार सोच समझ लो, क्योंकि उस सारिका की बेटी आयत को भी इतने हल्के में आंकना खुद की बेवकूफ़ी साबित होगी। बाप को नसीहत नहीं देते, आई बात समझ में? जहां अब तक उस अनजान शख्स की बातों को सुनकर अविनाश थोड़ा चिढ़ सा भी गया था, तो वही उस शख्स ने अपनी बातों को बदलते हुए कहा, खैर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम उस सारिका की बेटी की ज़िंदगी बद से भी बदतर बनाकर छोड़ोगे। फ़िलहाल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे फ़ोन करने से पहले तुम किसी दूसरी बात को लेकर काफ़ी परेशान थे, शायद थोड़े गुस्से में भी थे। क्या मैं उसका कारण जान सकता हूँ? शायद तुम्हारे उस परेशानी का मेरे पास कोई हल हो। लेकिन अविनाश
उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आगे कहा, मेरे पर्सनल मैटर में दखल देने से अच्छा होगा कि तुम्हें जो काम सौंपा गया है तुम उसे सलीके से करो। और ध्यान रहे, उस आयत के बारे में एक भी खबर तुमसे मिस नहीं होनी चाहिए। वो कब कहाँ जाती है, किससे मिलती है, मुझे हर बात की इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहनी चाहिए। इतना कहते हुए अविनाश ने उस कॉल को डिस्कनेक्ट करना चाहा था, लेकिन तभी फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद उस अनजान शख्स ने एक हल्की सी हंसी के साथ आगे कहा, अगर राह चलते वक्त खुद का जूता खुद के पैरों को बार बार तकलीफ़ दे तो जूता बदल लेने में ही भलाई है। ठीक वैसे ही अगर बात इंसान की हो तो उससे भी जितनी जल्दी हो सके अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा देने में ही भलाई होता है। और एक हल्की सी हंसी के साथ इस बार उस अनजान शख्स ने खुद ही कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। लेकिन अब तक गुस्से में तिलमिलाए हुए अविनाश को किसी सोच में भी छोड़ गया था, जहाँ कुछ देर तक ऐसे ही सोचते रहने के बाद अविनाश ने अपने हाथ में पकड़े उस फ़ोन को एक नज़र देखते हुए उस पर काफ़ी तेज़ी में अपनी उंगलियों को दौड़ाने के साथ साथ उसे कान से लगा दिया था। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक काम है जिसकी कीमत भी मुँह मांगी मिलेगी, लेकिन कीमत काम ख़त्म होने के बाद मिलेगा। और अपनी बातों को एक छोटा सा विराम देते हुए उसने आगे कहा, एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके उसे इस दुनिया से हमेशा के लिए रवाना करना है। और अगले ही पल उस कॉल को डिस्कनेक्ट भी कर दिया था, जहाँ इस बार उसके चेहरे पर एक तसल्ली के भाव थे। उस आयत को तो मैं बाद में देख लूँगा, लेकिन सबसे पहले इस आरूस का चैप्टर जल्दी ही क्लोज करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, तीर कमान से निकलकर जल्दी अपने निशाने पर लगने वाला है। फिर ना कोई वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी रहेगी और ना ही प्रेसिडेंट, क्योंकि बेटे के मरने का गम इतनी आसानी से आदित्य मलिक भूलने वाले नहीं। फिर उनकी कुर्सी को भी तो कोई संभालने वाला चाहिए ना। इतना कहते हुए अविनाश के चेहरे पर एक हल्की सी हंसी फैल गई थी, जो बीतते सेकंड के साथ वो हंसी अब ठहाकों में तब्दील हो चुकी थी। आरुष मलिक, सबका चहेता, सबकी आंखों का तारा, अपनी माँ का दुलारा। आरुष मलिक, मेरे भाई, अलविदा। शाम का वक्त। अभी ऑफिस से लौटकर आरुष ने आशियाना यानी कि अपने घर के अंदर कदम रखा ही था कि सामने हॉल में कविता मलिक को काफ़ी चिंतित देख आरुष उनकी तरफ ही बढ़ गया था। मॉम, व्हाट हैपेंड? इज एनी प्रॉब्लम? आरुष, तुम आ गए? दरअसल मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। आरुष को देखते ही कविता मलिक भी काफ़ी जल्दबाजी में ही उसकी तरफ बढ़ गई थी। अगर इतना इम्पोर्टेंट था तो आप मुझे ऑफिस में ही बता सकती थी, यहाँ इस तरह से वेट करने का क्या मतलब हुआ? आरुष ने कहा, जिसकी बातों पर कविता ने जवाब दिया था। बात ही कुछ ऐसी थी कि तुम्हें ऑफिस के वक्त नहीं बता सकती थी। एक नज़र खुद के चारों तरफ देखते हुए कविता मलिक ने कहा, और आरुष की कलाई को पकड़ते हुए वह उसे अपने कमरे के अंदर ले गई। लेकिन उन्हें ऐसा करता देख आरुष काफ़ी ज़्यादा हैरान था। मॉम, आज आप इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही हैं? क्या हुआ है? एटलीस्ट बताएंगी भी। आरुष, वो आयत खतरे में है। इतना कहते हुए कविता मलिक के चेहरे पर घबराहट और चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे। तो वही आरुष उनकी बातों को सुन नॉर्मल लेकिन थोड़ी सोच में नजर आने लगा था। आयत? कौन आयत? आयु, तुम्हारी आयु आरुष, जिसे तुम अपनी सिजुका कहते हो, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और अगर वक्त रहते हमने उसका साथ नहीं दिया, उसकी मदद नहीं की, तो फिर आरुष हम उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे, जैसे मैंने अपनी दोस्त जैसी बहन को खो दिया है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती आरुष। मेरी दोस्ती को अपनी आखिरी सांस तक
मेरी दोस्त को अपनी आखिरी सांस तक मुझ पर भरोसा था कि उसके जाने के बाद उसकी बेटी का कोई ख्याल रखे या ना रखे, लेकिन मैं उम्र भर उसका ख्याल अच्छे से रखूंगी, कविता ने कहा था। जिसकी बातों को सुन आरुष ने कहा, ओके जस्ट रिलैक्स मॉम, उसे कुछ नहीं होगा। मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, तो फिर उसे कुछ नहीं हो सकता। ओके जस्ट रिलैक्स। कविता मलिक को काफ़ी ज़्यादा परेशान देख आरुष उनके दोनों कंधों को पकड़ते हुए कहा था, लेकिन वो उनकी चिंता, वो घबराहट को कम नहीं कर पाया था। जिसे देख वह एक लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ते हुए आगे कहा, ओके लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप इतनी परेशान हैं? आरुष, अब तक मैंने तुम्हें सारिका की बनाई उस वसीयत के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी उसके बारे में जिक्र करने का सही वक्त नहीं आया है। लेकिन अगले महीने आयत पूरे 25 की होने वाली है, तो फिर उस वसीयत का सामने आना भी तय है। और उसके साथ ही उसके पीछे पड़े हुए उसके दुश्मन, जो अब तक एक नकाब के भीतर कैद थे, अब वह भी उसके ऊपर पूरी ताकत से वार करेंगे। जहाँ उनकी बातों को सुन आरुष की भौहें ऊपर तन चुकी थी। वह सब तो ठीक है मॉम, लेकिन उस वसीयत में ऐसा भी क्या है जिसके बाहर आते ही इतना सब कुछ होने वाला है? इनफैक्ट उस वसीयत के बाहर आते ही बात किसी के जान पर भी आ जाएगी। कविता मलिक की बातों को सुनते हुए आरुष अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था। जिसे देख इस पर कविता मलिक भी कुछ क्षण के लिए उसे ही एकटक देखते हुए बोली, आरुष दरअसल, और सारिका की बनाई उस वसीयत को जो आयत के पार्टनर से जुड़ा हुआ था आरुष को बताते हुए अब वह थोड़ी नॉर्मल नज़र आने लगी थी। लेकिन उनकी बातों को सुन आरुष थोड़ी सोच में पड़ चुका था। डोंट वरी, इस बारे में मैं कुछ सोचता हूँ। लेकिन आरुष, ये सोचने का वक्त नहीं बल्कि कुछ करने का वक्त है, जहाँ कविता मलिक ने आगे कहा था, और आगे बढ़कर आरुष की हथेलियों को पकड़ लिया था। आरुष, मैंने सारिका से वादा किया था कि आयत को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी। आरुष, तुम्हें आयत तो पसंद है ना? लेकिन कविता मलिक की इन बातों को सुन आरुष खामोश था, जैसे वह समझ न पा रहा हो कि इस वक्त उसे अपनी माँ की बातों का क्या जवाब देना चाहिए। लेकिन उसकी इस खामोशी को देख कविता मलिक एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो उठी थी। आरुष, तुम ऐसे चुप क्यों हो? मेरी बातों का कोई जवाब क्यों नहीं देते? तुम्हें आयत तो पसंद है ना? तुम उससे प्यार तो करते हो ना? मॉम, लेकिन वो लड़की मुझे पसंद नहीं है, और उसे मलिक खानदान की बहू बनाना ये कभी सपने में भी नहीं हो सकता। जहाँ भी कविता मलिक की बातों का आरुष कोई जवाब दे पाता, उससे पहले ही पीछे से आती इस सख्त आवाज़ को सुन दोनों चौंक से गए थे। डैड आप? थोड़ा चौंकते हुए आरुष ने कहा। लेकिन वो इसके आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही आदित्य मलिक, जो इस वक्त काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे थे, अपनी बातों को जारी रखते हुए उन्होंने उनकी तरफ ही बढ़ गए थे। उस लड़की और उसके परिवार वालों के साथ मैंने अपने सारे रिश्ते नाते उसी दिन तोड़ दिए थे, जिस दिन मैंने अपने बेटे समान भाई की चिता को मुखाग्नि दी थी। इसके बावजूद भी तुम दोनों माँ बेटे यहाँ उसके लिए चिंता जता रहे हो। और कविता, तुम सब कुछ जानते हुए भी तुम उस लड़की को इस घर में लाना चाहती हो। तुम्हें ये बात। डैड, आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए, इसमें मॉम की कोई गलती नहीं है। आयत को मैं पसंद करता हूँ, उससे शादी करना मेरी मर्जी है। जस्ट शट अप। खबरदार, जो तुम्हारी जुबान पर उस लड़की का दोबारा से नाम भी आया तो फिर मैं भी ये भूल जाऊंगा कि तुमसे भी मेरा कोई रिश्ता है। आदित्य मलिक को खुद के तरफ ही खासकर अपनी माँ की तरफ बढ़ते थे। आरुष उनकी बातों को बीच में काटने के साथ साथ ठीक उनके सामने भी जाकर खड़ा हो गया था, लेकिन वह भी अपनी बातों को पूरा कर पाता उससे पहले ही आदित्य मलिक काफ़ी सख्ती के साथ उसकी बातों को काट दिए थे। जिसे सुन आरुष चुप हो गया था, लेकिन आदित्य मलिक अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, तुम दोनों के लिए ये मेरा आखिरी फैसला और चेतावनी है। आज के बाद इस घर में उस लड़की की परछाई तो क्या,
मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता। और जो भी मेरे इस फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा, मजबूरन मुझे भी उसके लिए काफ़ी कठोर कदम उठाना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी डैड, लेकिन मैं आपके इस फैसले के खिलाफ हूँ, क्योंकि मैंने यह काफ़ी पहले ही तय कर लिया था कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ आयत। जहाँ अभी आरुष ने इतना ही कहा था कि तभी आदित्य मल्लिक का एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पे पड़ चुका था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने बाप के खिलाफ जाने की कोशिश करो, वो भी एक मामूली सी लड़की के लिए। हाँ, आई एम सॉरी डैड, लेकिन वो कोई मामूली लड़की नहीं है। वो इस घर की बहू। जस्ट गेट आउट। आज से सिर्फ उस लड़की के लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।